हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड का। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो रिसेंटली कोई भी जुडिशरी का पेपर ले लो आप, सब में ये एसएस के फॉर्म में आया हुआ है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको पूछ लेते हैं। तो अब इसकी शुरुआत करनी है हमने, तो पहले हम इसका नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो जी जो भी आपके सिविल लॉज हैं, ठीक है, सिविल लॉज में आपका क्या आ जाएगा, मैरिज आ जाएगी, आपकी प्रॉपर्टी आ जाएगी, आपका सक्सेशन आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें कुछ भी जो भी XYZ जो भी सिविल लॉ से कनेक्टेड है, उन सब के ऊपर हम क्या करेंगे, जितने भी लॉज बने हुए हैं, सक्सेशन एक्ट बना हुआ है या कोई कस्टम्स बने हुए हैं, उन सब को कंबाइन करके एक कोड में कन्वर्ट कर देंगे और वो कोड यूनिफॉर्मली अप्लाई हो जाएगा, यानी कि एक सेकुलर लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक हिंदू है, ये एक मुस्लिम है, ये एक क्रिश्चियन है और ये एक ट्राइबल एरियाज़ के लोग हैं। ठीक है, अब इनका लॉ है, मान लो एग्जांपल सेकुलर, इनका लॉ जो है वो चलता है कस्टम्स के ऊपर, इनका खुद का एक अपना अलग से एक और लॉ है। ठीक है, इनका एक अलग लॉ है, इनके चलते हैं कस्टम्स। तो इनको कंबाइन करके सबको एक हमने कोड बना देना है और उन कोड को सब पे यूनिफॉर्मली अप्लाई करना है। तो ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब अगर प्रॉब्लम देखी जाए तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सिर्फ इन दो लोगों को है। ठीक है, क्योंकि इनके कस्टम्स हैं, इनके जो है ये चलते हैं शरीयत के ऊपर और ये चलते हैं अपने, जैसे नागालैंड के ट्राइब्स हैं उनके अपने कस्टम्स हैं। ठीक है, असम के अपने ट्राइब्स हैं उनके अपने कस्टम्स हैं। वहाँ पर तो आप जैसे कि जानते हो वहाँ पे CPC, वहाँ पे CRPC भी अप्लाई नहीं होता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड वो कैसे अप्लाई करवाएंगे। ठीक है, सरकार ने कहा है कि ठीक है हम UCC को यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि इनको एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, इनको हम छोड़ देंगे। फिर मुस्लिम भी कहेंगे कि जी हमें भी छोड़ दो, तो जब बचेगा क्या फिर। और यहाँ पर हिंदूज़ और क्रिश्चियंस की बात करें तो ऑलमोस्ट लॉ जो है वो सेटल्ड है, ऑलमोस्ट चीज़ें जो हैं वो सेकुलर ही हैं। ठीक है, तो अब आप बताएं कि आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, UCC आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो ये है मेन मुद्दा कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। उसके बाद अगर हम ऐसे राइटिंग की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत कंटेंट है। हमारे पास क्या है इसका, जैसे एग्जांपल UCC के ऊपर अगर हम देखा जाए तो हम सबसे पहले लिखेंगे जी ओरिजिन कहाँ से हुआ, उसके बाद देखेंगे जी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड कहाँ पर है इसके बारे में, उसके बाद देखेंगे कोई रिसेंट में कहीं इम्प्लीमेंटेशन हुई है ये इसकी, तो रीसेंट इम्प्लीमेंटेशंस देख लेंगे। उसके बाद एडवांटेज देख लेंगे कुछ, उसके बाद डिसएडवांटेज देख लेंगे कुछ, उसके बाद आपका ओपिनियन आएगा कि जी आप बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। इन दी एंड प्रॉब्लम यहीं घूम कर आएगी कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, जिसके ऊपर मामला अटका रहेगा कि मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के बारे में। तो जी पहले मेरे पास जस्टिस कृष्ण अय्यर का एक कोट है कि जो असेंस है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, वो बात करता है कि इक्वल राइट्स दी जाएंगी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी सारे सिटीजन्स को, चाहे उनका कोई भी रिलीजन हो, कैसा भी रिलीजन हो। हमारा मेन काम है इक्वल राइट देना एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना। ठीक है, चलिए, हाँ सॉरी। तो जस्टिस कृष्ण ये कहते हैं कि हम इक्वल राइट्स देंगे एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देंगे सारे सिटीजन्स को। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इक्वल राइट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की, तो आर्टिकल 14 भी तो आ रहा है यहाँ पे। तो ये आर्टिकल 14 के कॉन्सोनेंस में हो जाएगा और आर्टिकल 14 के कॉन्सोनेंस में है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को हमने इंपॉर्टेंस दी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को इंपॉर्टेंस दी है। देखो एक पॉइंट आता है, ये एक इंडिविजुअल राइट है और ये एक पब्लिक राइट है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है ये और ये इंडिविजुअल मोरालिटी है। अगर इन दोनों के बीच में क्लैश हो रहा हो तो हम इसको इम्पोर्टेंस देते हैं, इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो अगर UCC आर्टिकल 14 के कॉन्सोनेंस में है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हमें लागू कर देना चाहिए, भले ही एक ना एक किसी एक कम्युनिटी के साथ, एक इंडिविजुअल के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ही क्यों ना हो रहा हो, क्योंकि इंडिविजुअल राइट से ऊपर होती है पब्लिक राइट्स, पब्लिक मोरालिटी। ठीक है, जो बेंथम कहते हैं कि लॉ इज़ द ग्रेटर गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, ग्रेटर गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। तो मेजर मास पॉपुलेशन के साथ वो अच्छा हो रहा है ना, तो बस उसको आप इम्प्लीमेंट करो, ग्रेटर गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। तो ये आप वहाँ पे
पॉइंट ऐड कर सकते हो। ये एक कंसेप्ट है। अब आगे बात सुनो। इंडिया जो है वो एक डाइवर्स और कल्चरली रिच नेशन है, जो कि प्लेथोरा ऑफ पर्सनल लॉ से डील करता है, जो कि अलग अलग रीजन पे एथनिसिटी पे बेस्ड और रीजन पे बेस्ड है। अलग अलग रीजन्स में अलग अलग धर्म फॉलो करा जाता है। केरल में अलग अलग धर्म फॉलो करा जाता है, उड़ीसा में अलग करा जाता है, कश्मीर में अलग करा जाता है। रीजन के हिसाब से रीजन बदलते हैं और एथनिसिटी के हिसाब से रिलीजन बदलते हैं। सबके अपने 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 अलग अलग पर्सनल लॉज हैं, प्लेथोरा ऑफ पर्सनल लॉज हैं, प्लेथोरा ऑफ कस्टम्स हैं। ठीक है, तो जो कंसेप्ट है यूसीसी का, वो ये डाइवर्स पर्सनल लॉ को रिप्लेस करेगा एक कॉमन सेट ऑफ लॉज जो सरकार बनाएगी यूनिफॉर्मली अप्लाई करवाने के लिए। वो मैरिज पे होंगे, वो डाइवोर्स पे होंगे, वो इनहेरिटेंस पे होंगे, वो अडॉप्शन पे होंगे। ठीक है, उनका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं होगा। मतलब सबका रीजन कैसा भी है, चाहे कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई जूइश है, सबके मैरिज लॉज एक होंगे, सबके डाइवोर्स लॉज एक होंगे, सबके इनहेरिटेंस लॉज एक होंगे, सबके अडॉप्शन लॉज भी एक होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ये मान लो इसका नाम है अब्दुल और इसका नाम है अक्षय। ठीक है, और इसका नाम है एनी। ठीक है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है और ये क्रिश्चियन है। अगर मान लो यहाँ पे शादी की उम्र जो है वो 15 साल है, यहाँ पर शादी की उम्र जो है वो 21 साल है, यहाँ पर शादी की उम्र मान लो 16 साल है। तो अब आप देखो, किसी छोटी बच्ची की या किसी छोटे बच्चे की शादी अगर 15 साल की उम्र में हो रही है, क्या वो मैच्योर है? ऐसा क्या वो डेवलप्ड है उसके इतने एनालिटिकल स्किल्स की वो अपनी लाइफ डिसीजंस को वो कर सके? नहीं ना। ठीक है, तो हमें लगता है कि इस मामले पे अगर 21 की उम्र जो है एक यूनिफॉर्म कर दी जाए तो हर बंदे को अपना सोचने समझने का, अपने लाइफ पार्टनर चूज़ करने का एक ज़्यादा दिमाग आ जाएगा कि वो आराम से अपने लाइफ के डिसीजंस ले पाएगा। 15 साल की उम्र में कोई बच्चा इतना हाई मैच्योर नहीं होता कि वो अपने लाइफ के डिसीजंस ले पाए। मुस्लिम्स में एज ऑफ प्यूबर्टी को जो 15 साल है उसको माना गया है कि ये मेजॉरिटी की एज है, यहाँ पर आप निकाह कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो है ये एक कंजर्वेटिव सोसाइटी का जो है पॉइंट है कि पुराने टाइम में जैसे छोटे एज में शादी करवा दी जाती थी, उसी को ही फॉलो करा जा रहा है आज की सोसाइटी में। और लॉ जो होता है वो एक डायनामिक कंसेप्ट होता है जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग चेंज करता रहता है। तो इस पॉइंट को चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? अब एक और एग्जांपल बात करते हैं। जैसे अपना ये एक मुस्लिम है और ये एक हिंदू है। ठीक है, अब हिंदू ने अगर प्रॉपर्टी को गिफ्ट करना है तो उसको टीपीए के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, जो कि एक सेकुलर लॉ है। और टीपीए में कहा जाता है कि गिफ्ट अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का हो तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी होता है। ठीक है, मुस्लिम लॉ में जो है आपको रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है कि आप करवाना चाहो तो ना करवाना चाहो। देखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी के मामले में अगर रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो एक बेटर प्रूफ मिल जाएगा आपको कि हाँ आपकी प्रॉपर्टी है। साथ में कोई और पर्सन जो अगर मान लो कोई फ्रॉड के चांसेस कम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो मुस्लिम में कई सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी प्रिमिटिव सोसाइटी को बिलोंग करती हैं, जो कि आज के टाइम पे प्रेफरेबल सिचुएशंस में डील करने लायक नहीं है। तो इनको चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कई सारी पॉइंट्स हैं। तो इसीलिए जो मुस्लिम के जो लीडर्स हैं वो कहते हैं कि जी यूसीसी का लाने का मतलब है मुस्लिम लॉ को चेंज करना, क्योंकि जो प्रॉब्लम है हमेशा वो मुस्लिम लॉ में ही होती है। और हिंदू कोड बनाना, यूसीसी कोड नहीं है ये हिंदू कोड है। हिंदुओं के अकॉर्डिंग चला जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू की है, तो वहाँ पर जो लॉज चल रहे हैं वो चले जाएंगे। तो भाई अगर वो हिंदू के जो लॉज हैं, जो ये आपके टीपीए है, ये वैसे तो सेकुलर लॉज हैं। ठीक है, अगर उनको लगता है कि सिर्फ हिंदुओं में अप्लाई हो रहे हैं, तो अगर उनका वो बेटर सोसाइटी के लिए है, उनका जो ऑब्जेक्टिव एंड रीजंस हैं वो एक अच्छा है, तो फिर आपको अप्लाई करवाने में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है ये एक इंटेंसिव डिबेट लेके चल रहा है और बहुत ज़्यादा दसों सालों से, कितने सालों से इसकी जो है डिस्कशन चलती आ रही है कि हम अप्लाई करवाएं कि ना अप्लाई करवाएं। तो आगे बात करते हैं। लेजिस्लेटिव हिस्ट्री जो है, अगर हम यूसीसी की बात करें तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत इवॉल्विंग प्रोसेस है, जो बहुत ज़्यादा डिकेड्स के ज़रिए जो है आया है। अब हम सबसे पहले लेजिस्लेटिव हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, जो कि यूसीसी की है। पहली है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें, 1948 के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था तो प्लूरलिज्म की जो वैल्यूज़ थी वो डिस्कस करी गई। ठीक है, बेसिकली उन्होंने बोला कि जी सोशल रिफॉर्म लाना चाहिए हमारी सोसाइटी के अंदर,
और सोशल रिफॉर्म लाने के लिए क्या करा जाए। सबके अपने अपने पर्सनल लॉज हैं, तो उन्होंने बात करी कि जी हम एक काम करते हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाएगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बहुत डिबेट्स हुई, जिसकी वजह से हमने बोला कि हम यूसीसी को अभी इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते हैं, तो हम क्या करते हैं इसको कि हम यूसीसी को डीपीएसपी के अंदर रख देते हैं। डीपीएसपी मतलब क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। अब आर्टिकल 44 कहता है कि स्टेट जो है कोशिश करेगी, मैंडेटरीली कोशिश करे, उसका मेन उद्देश्य है यूसीसी लाना ही लाना है। डीपीएसपी का ये काम है कि लाना चाहिए कि लाना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है, उनको लाना ही लाना है। आप ट्राई करो, आप ऐसे ऐसे अवेयरनेस फैलाओ, यूसीसी के फ़ायदे बताओ लोगों को कि वो स्टेट्स ला सके। चलो एटलीस्ट देखो, मान लो एग्जांपल 29 स्टेट्स हैं, ठीक है, 29 स्टेट्स के अंदर चलो 2 स्टेट्स ऐसी होंगी जो कंट्रोवर्शियल होंगी, कम से कम 26 स्टेट्स, 28 स्टेट्स, 27 स्टेट्स तो हों जो यूसीसी इम्प्लीमेंट कर दे। स्टेट वाइज अगर यूसीसी इम्प्लीमेंट होता जाएगा तो यूनिफॉर्मली फिर हम बाद में अप्लाई करवा देंगे उसको, ठीक है। तो द स्टेट शैल एंडेवर टू इंश्योर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर मान लो सेंट्रल लेवल पे नहीं हो पा रहा तो स्टेट लेवल पे हो जाए। क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में उन्होंने यूसीसी अप्लाई करवाया। अब ऐसे ही अगर पंजाब सरकार या गोवा सरकार, जैसे गोवा इम्प्लीमेंट करवा चुकी है, तो पंजाब करवा दे, हरियाणा करवा दे। जब आप लोग छोटे लेवल पे यूसीसी इम्प्लीमेंट करवाना शुरू करोगे तो ऐसे ही एक दिन ऐसा आएगा कि जब सारी स्टेट्स कॉन्फ्रेंस में आ जाएंगी, फिर हम उसमें यूनिफॉर्मिटी और लाने के लिए, क्योंकि हर स्टेट अपने अपने हिसाब से चेंजेस लाती है ना, तो उसमें यूनिफॉर्मिटी लाने के ऊपर सेंट्रल उसके ऊपर ओवरटेक कर लेगा और एक सेंट्रल जो है प्रॉपरली यूनिफाइड कोड बना देगा। पर सेंट्रल का लॉ बनाना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि हर स्टेट की एक अपनी अपनी कंडीशंस होती हैं, अपने अपने सिचुएशंस होती हैं। तो स्टेट बेसिस पे अगर यूसीसी लाया जाए, जैसे उत्तराखंड में लाया गया है, गोवा में लाया गया है, ठीक है, और भी अगर कहीं और लाया जाए तो वो ज़्यादा अच्छे से इफेक्ट होगा, क्योंकि एक स्टेट अपने नागरिकों के बारे में अच्छे से जानती है कि उस स्टेट में क्या प्रॉब्लम होती हैं, कैसे उनसे डील करना है, वो उनको जानती है। तो स्टेट लेवल के अगर आप यूसीसी लाने की कोशिश करते हैं तो वो एक अच्छा यूज़फुल वो रहेगा, हमारे पास डिसीजन रहेगा। फिर हम गोवा की बात करें तो गोवा एक ओनली स्टेट था जो यूसीसी लाया था। गोवा सिविल कोड जो है वो ओल्ड पोर्तुगीज सिविल कोड के ऊपर बेस्ड है, और इसके अंदर ये सारे रेजिडेंट्स के ऊपर अप्लाई करता है, चाहे गोवा में क्रिश्चियन हो, अपना पोर्तुगीज़ हो, कोई भी हो। फिर शाहबानो केस आया 1985 का, तो ये डिबेट जो है थोड़ा सा और ज़्यादा इसको इन्हांस करा गया, इसकी इंटेंसिटी बढ़ाई गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डाइवोर्स मुस्लिम विमेन है उसको मेंटेनेंस मिलेगी इद्दत पीरियड के बियॉन्ड भी, जैसे कि हिंदू लड़कियों को मिलती है, हिंदू औरतों को मिलती है, महिलाओं को मिलती है। तो ऐसे ही उन्होंने बोला कि इनको भी मिलनी चाहिए। तो देखो प्रॉब्लम सबसे पहले कहाँ आई कि मुस्लिम्स और औरतों को इद्दत के बाद जो है डाइवोर्स, इद्दत के बाद जो है वो मेंटेनेंस नहीं मिलनी चाहिए, ये मुस्लिम्स कहते थे। अब ये जो है फिर से वही प्रिमिटिव सोसाइटी की बात है, क्यों नहीं मिलनी चाहिए, कैसे करेंगे वो अपना गुजारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, ठीक है। सेक्शन 125 सीआरपीसी में वो ले सकती है मेंटेनेंस। अब सेक्शन 125 एक यूसीसी का ही वो है, एक सेकुलर लॉ है कि कोई भी लड़की जो है, कोई भी जो वो है, अगर डाइवोर्स्ड वाइफ जो है वो मेंटेनेंस ले सकती है, चाहे किसी से भी उसने डाइवोर्स करवाया, जो मुस्लिम से करवाया हो, हिंदू से करवाया हो। तो एक यूसीसी का एग्जाम्पल है, हमने थोड़ा थोड़ा करके यूसीसी इम्प्लीमेंट कर रखा है, बस अब हमें एक फुल फ्लेज यूसीसी का वो एक लॉ इम्प्लीमेंटेशन करना है। अब हम बात करेंगे लॉ कमीशन रिपोर्ट्स के बारे में। लॉ कमीशन जो है वो पीरियोडिकली एग्जामिन करता है यूसीसी के इशू को। अब जैसे एग्जांपल कई सारी रिपोर्ट्स हैं जो लॉ कमीशन ने डाली थी कि उन्होंने बोला कि जी फैमिली लॉज में अगर रिफॉर्म्स लाए जाएंगे तो जेंडर जस्टिस होगा। 115th रिपोर्ट कहती है कि आपको यूसीसी लाना चाहिए, इक्वालिटी बढ़ानी चाहिए, इससे क्या होगा, नॉन डिस्क्रिमिनेशन होगा, लोगों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इक्वालिटी बढ़ेगी, तो यूसीसी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। फिर 245th रिपोर्ट आई 2014 में, उन्होंने बोला कि जी पर्सनल लॉज में सजेशंस उन्होंने दिए कि जी रिफॉर्म्स लाने चाहिए, यूसीसी लाना चाहिए। सोशल क्या कहते हैं, क्योंकि आजकल के टाइम पे जो सोशल पॉलिटिकल आपकी जो सिचुएशन चल रही है सोसाइटी के अंदर, तो उसमें यूसीसी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद अगर हम जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स की बात करते हैं, अब आगे सुनना, शाहबानो केस तो था ही है। जुडिशरी ने बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस करी हैं जहाँ पे उन्होंने बताया है कि यूसीसी की नेसेसिटी है आज के टाइम पे, यूसीसी डिज़ायरेबल है,
ठीक है। कई सारे केसेस जो हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का इशू हाईलाइट करते हैं, इनक्वालिटी होती है पर्सनल लॉस की वजह से। तो एक केस था वैलेंटीना पेरिएरा केस, इसके अंदर जो कोर्ट ने गोवा को एज ए एग्जांपल दिखाया था कि देखो जैसे गोवा में कितने प्यारे तरीके से यूसीसी इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो जब गोवा कर सकता है तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। यूसीसी बिल्कुल एक आजकल आज की सोसाइटी की एक नीड है जो कि होनी चाहिए। ठीक है। फिर पॉलिटिकल डिबेट्स एंड इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा पार्टीज़ जो हैं डिबेट्स करती हैं कि यूसीसी की इम्प्लीमेंटेशन करी जाए। एडवोकेट्स आते हैं, अलग अलग जूरिस्ट आते हैं, आपने देखा ही होगा न्यूज़ चैनल्स के ऊपर। ठीक है। फिर अगर हम बात करें रीसेंट इम्प्लीमेंटेशंस की, तो उत्तराखंड जो है इंडिपेंडेंट इंडिया में पहला जो आप स्टेट बन चुका है गोवा के बाद जो यूसीसी इम्प्लीमेंट कर रहा है। उत्तराखंड ने यूसीसी एक्ट लाया है, इसके अंदर 7 शेड्यूल हैं और 392 सेक्शंस हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट मैटर से डील करते हैं, जैसे रिलेशनशिप हो गया, मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, सक्सेशन हो गया। तो हम यहाँ पर इसको हम थोड़ा टाइम देते हैं। लेट सपोज अभी 2024 में आया नहीं ये, तो हम 2025 तक देखते हैं कि इसका कैसा इम्प्लीमेंटेशन हुआ यूसीसी का उत्तराखंड के अंदर। क्या उत्तराखंड में कोई दंगे हुए, क्या उत्तराखंड में कोई जुडिशियल रिव्यू करा गया इस चीज़ का। तो अगर हम उसको एनालाइज करके देखेंगे कि अगर वो सही चला तो ये हमारा एक तरह से मॉडल हो जाएगा, यूसीसी मॉडल हो जाएगा, जो हम इसको देखकर अपने बाकी सारी स्टेट्स के ऊपर अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम प्राइमरी आर्ग्यूमेंट जो फेवर में जाती है यूसीसी की, वो है कि जेंडर इक्वालिटी बढ़ेगी, विमेन राइट्स को अपलिफ्ट करा जाएगा। कई सारे ऐसे पर्सनल लॉज हैं जो विमेन को अनइक्वल रखते हैं, इनहेरिटेंस के मामले में, डाइवोर्स के मामले में, मेंटेनेंस के मामले में। फिर से वही मुस्लिम लॉ में प्रॉब्लम आ जाती है कि मुस्लिम्स में जो मेल मुस्लिम है उसको क्या कहते हैं टोटल पावर दे रखी है डाइवोर्स की, वो तलाक करवा सकता है, और जो विमेन को जो पावर दे रखी है डाइवोर्स की वो थोड़ी सी कम है। बहुत कम जगह पे विमेन को राइट्स मिले हुए हैं डाइवोर्स के मुस्लिम्स में। ठीक है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि अगर यूसीसी आएगा तो इन सब में विमेन का जो राइट है वो अपलिफ्ट होगा, जेंडर इक्वालिटी लाई जाएगी, खासकर इनहेरिटेंस के मामले में, डाइवोर्स के मामले में और मेंटेनेंस के मामले में। यूसीसी इंश्योर करेगा कि जितने भी सिटीजन्स हैं, चाहे उनका कोई भी रिलीजियस बिलीव क्यों ना हो, वो सब जो है लॉ की नज़रों में इक्वल देखे जाएंगे। ठीक है। तो ये जो यूसीसी है ये जस्टिस को प्रमोट करेगा, फेयरनेस के प्रिंसिपल्स को प्रमोट करेगा। यूसीसी आपकी नेशनल इंटीग्रेशन को, मतलब देश के लिए एकता और अखंडता जो होती है, इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी जो है वो बना के रखेगा, स्ट्रेंथन करके रखेगा, क्योंकि उसमें कॉमन सिटीजनशिप की एक सेंस आएगी, कम्युनल टेंशन्स नहीं होंगी, दंगे फसाद नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। और कि जी हमें जैसे मुस्लिम्स को एक अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है, हिंदुओं को अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो ये वाली प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगी। यूनिफाइड नेशनल आइडेंटिटी होगी, सेकुलर फैब्रिक देख स्ट्रेंथन होगा हमारे कंट्री का। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फेवर में जाती हैं, सारी आर्गूमेंट्स। चैलेंजेस की बात करें अगर हम, तो चैलेंजेस जो हैं सबसे पहले तो सिर्फ मुस्लिम्स में चैलेंजेस हैं और ट्राइबल एरियाज़ में चैलेंजेस हैं। ये 2 चैलेंजेस हैं जो सबसे बड़े हैं, वो हमें देखने को मिलेंगे। तो सरकार ने कहा कि जी हम वादा करते हैं ट्राइबल एरियाज़ को कि हम वहाँ पर यूसीसी अप्लाई नहीं करवाएंगे। अभी आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, तो पहले देखते हैं कि वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस इज़ द रेजिस्टेंस फ्रॉम रिलीजियस कम्युनिटीज़ हु व्यू पर्सनल लॉज एज इंटीग्रल टू दी रिलीजियस आइडेंटिटी एंड ऑटोनॉमी। कि जी हमारा धर्म जो है और जो हमारा पर्सनल लॉ है वो दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। हम अपने धर्म से अलग नहीं हो सकते और हमारा पर्सनल लॉ हमारे कस्टमरी लॉ से अलग नहीं हो सकता, जिसकी वजह से हम यूसीसी अप्लाई कर नहीं सकते। ठीक है, वो ऐसा कहते हैं। एनी अटेम्प्ट टू इम्पोज अ कॉमन सिविल कोड वुड बी परसीव्ड एज एन इन्फ्रिंजमेंट अपॉन आवर रिलीजियस फ्रीडम एंड कुड लीड टू बैकलैश एंड सोशल अनरेस्ट। तो ये प्रॉब्लम है कि जी हम अपने पर्सनल लॉ को और हमारे कस्टमरी लॉ को हम दोनों इंटरमिंगल करते हैं, वो इनसेपरेबल हैं, और हम अपने पर्सनल लॉज जो हैं वो चेंज नहीं कर सकते। इसलिए दूसरी बात करें, जो डाइवर्सिटी इंडिया की पॉपुलेशन के अंदर वो बहुत पॉलिटिकल चेंजेस लेकर आती है यूसीसी को ड्राफ्ट करने के लिए। कस्टम्स अलग अलग हैं, ट्रेडिशंस अलग अलग हैं, सबकी अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं, जिसकी वजह से इक्वालिटी इंश्योर करना, जस्टिस इंश्योर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पीएन भगवती कहते हैं कि जो यूसीसी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव है और वो इंडिया का कमिटमेंट है सेकुलरिज्म को, जेंडर जस्टिस को। अगर यूसीसी आएगा तो सेकुलर डेमोक्रेसी का जो फैब्रिक है वो स्ट्रेंथन होगा, यूनिफॉर्मिटी लाई जाएगी सारे सिटीजन्स के अंदर,
ठीक है. इट डज नॉट मीन इम्पोजिंग वन लॉ ऑन एवरीवन बट इंश्योरिंग दैट पर्सनल लॉज आर इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ द इक्वालिटी एंड जस्टिस. वो ये नहीं कहता कि हम एक लॉ बनाएंगे, हम अपनी मन मर्जी का लॉ बनाएंगे और वो सबके ऊपर इम्प्लीमेंट करवा देंगे मजबूरी में. वो ऐसा नहीं कह रहा. वो ये कह रहा है कि यूसीसी इंश्योर करता है कि जितने भी पर्सनल लॉज हैं उन सबको एक कॉन्स्टिट्यूशनल के सिद्धांतों के अकॉर्डिंग एक साथ चलाया जाए, ताकि सब जो हैं इक्वालिटी की बात करें, सब जो हैं जस्टिस की बात करें. कंक्लूजन की बात करें तो हम यूसीसी का जो आइडिया है वो जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करता है, नेशनल इंटीग्रेशन प्रमोट करता है, सेकुलरिज्म प्रमोट करता है. उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो थोड़ी सी है, मानते हैं, क्योंकि जो है उसको हमें केयरफुली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. बहुत चैलेंजेस आएंगे हमें इम्प्लीमेंट करने में, क्योंकि उसका जो हमारा जो कल्चर है आजकल, जो हमारा इंडिया का जो कल्चर है वो डाइवर्स है, डाइवर्स सोशो कल्चर है हमारा. तो इसमें लाने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होगी हमें. तो इसीलिए असेंशियल है कि हमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के, अलग अलग लोगों से, लीगल एक्सपर्ट्स से, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से बात करनी चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए कि हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जो जो प्रॉब्लम्स है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं. क्योंकि अभी हाई टाइम है कि यूसीसी का इम्प्लीमेंटेशन हो. यूसीसी जो है अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो एक सिग्निफिकेंट स्टेप है सोशल इक्वालिटी को अचीव करने के लिए और जस्टिस को अचीव करने के लिए सारे सिटीजन्स के लिए, regardless of their religious affiliations. It is a vision that aligns with the principles of a modern, democratic and inconclusive society. सेकुलर स्टेट की बात करें तो यूसीसी जो है इम्पेरेटिव है ये इंश्योर करने के लिए कि पर्सनल लॉज जो हैं वो खासकर विमेंस के लिए डिस्क्रिमिनेटिव ना हो. तो ये कई सारी बातें हैं यूसीसी की. ठीक है, अब आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि यूसीसी इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और अगर होए तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और उसको हम क्या से सुधार सकते हैं. ठीक है, सो थैंक यू एंड वेरी वार्म विशेस टू यू. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. हैव अ नाइस डे.